हेलो एवरीवन। तो जैसे कि बिहार जुडिशरी की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं एंड अदर स्टेट्स की भी वैकेंसीज जो हैं दे आर आल्सो अनाउंस्ड। तो इन टुडेज वीडियो हम जो है सीआरपीसी की सेक्शंस रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के सेक्शन, सो वी विल रिवाइज इन टुडेज वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं स्पेशल फ्री क्लासेस के लिए जो अनअकैडमी ऐप पे होती हैं। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द क्लासेस ईच एंड एवरीथिंग। तो सीआरपीसी जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? सो दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ J&K ऑल्सो। ठीक है, अब ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी एक्सटेंड करता है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317। बट जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी का, अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 और 11 की, वो अप्लाई नहीं करती हैं स्टेट ऑफ नागालैंड पे एंड ट्राइबल एरियाज पे। सो इन प्रोविजंस के अलावा जो हैं और प्रोविजंस अप्लाई नहीं करती हैं स्टेट ऑफ नागालैंड पे एंड ट्राइबल एरियाज पे। बट जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से अप्लाई कर सकती है इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification. तो definitions में से प्री में जो है बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so we'll revise the definitions first. So what is the bailable offense? This is defined in 2A. Bailable offense का मतलब क्या होता है? कोई भी offense which is shown as bailable, जो आपको schedules दिए हैं उसमें दिया है in the first schedule, or which is made by any other law for the time being in force. And non-bailable offense means any other offense. Non-bailable offense का मतलब क्या होता है? Any other offense. Next is what is charge? Charge का मतलब क्या है? Charge includes any heads of charge when the charge contains more heads. चार्ज का मतलब क्या है कि एनी हेड्स ऑफ चार्ज व्हेन दैट कंटेन्स मोर हेड्स एंड नॉट। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट इज डिफाइंड इन 2C। एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट इज डिफाइंड इन 2L। तो व्हाट इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, बिना किसी वारंट के। मीन्स द केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? जहां पे पुलिस ऑफिसर बिना परमिशन के जो है अरेस्ट नहीं कर सकता है। कंप्लेंट इज डिफाइंड इन 2D। दिस मीन्स एनी एलिगेशन। ये ऑरली भी की जा सकती है, ये राइटिंग में भी की जा सकती है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, किस चीज के लिए? विद ए व्यू की एक्शन लिया जाए सीआरपीसी के अंडर कि किसी पर्सन ने, चाहे वो नोन है या अननोन है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, बट दिस डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ये पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड जो है नहीं करता है। नेक्स्ट इज दैट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी इज डिफाइंड इन 2G। दिस मीन्स एवरी इंक्वायरी। इसका मतलब क्या है? एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। तो इंक्वायरी का मतलब क्या है? एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल दैट इज कंडक्टेड अंडर सीआरपीसी बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? दिस इज डिफाइंड इन 2H। दिस इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, सारी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस के कलेक्शन के लिए दैट इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? ये इंक्लूड करता है सारी प्रोसीडिंग्स को फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस के कलेक्शन के लिए दैट इज कंडक्टेड, जिसको कौन कंडक्ट करे? पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन जो ऑथोराइज्ड है, हु इज ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। सो इन्वेस्टिगेशन किस लिए होती है? एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। What is the meaning of judicial proceeding? This means any proceeding in the course of which evidence is or may be taken on oath. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? दैट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड, जो कि हम सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम वेयर जनरली द क्वेश्चन इज आस्क्ड. What is the police report? Police report means the report that is forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 2 of section 173. What is PP? PP का मतलब क्या है? This means any person that is appointed under section 24 and this includes any person acting under the directions of the PP. What is the summons case? Summons case is defined in 2W. This means कि जो वारंट केस नहीं होता है वो summons केस होता है। तो वारंट केस को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? This is defined in 2X.
इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years है, दैट इज अ वारंट केस। तो जो वारंट केस नहीं है, दैट इज अ समन्स केस दैट वी हैव डिस्कस्ड अंडर 2W। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्टिम? विक्टिम मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसने सफर किया है कोई भी लॉस या इंजरी कॉज्ड बाय द रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज्ड, जिसको लेके एक्यूज्ड पर्सन पे चार्ज लगे हैं। एंड एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर। तो एक्सप्रेशन जो विक्टिम है वो क्या इंक्लूड करता है, हिज और हर गार्जियन एंड द लीगल हेयर। सो दिस इज डिफाइंड इन 2W, ये 2WA, ये भी आपको याद रखना है। तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ये यूज किए गए हैं आईपीसी में, बट दे आर नॉट डिफाइंड। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द आईपीसी। और जिनको कि आईपीसी में डिफाइन किया गया उनका सेम मीनिंग होगा जो कि वहां पे डिफाइन किया। सो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड इन द सीआरपीसी बट नॉट डिफाइंड हियर बट डिफाइंड इन द आईपीसी, उनका सेम मीनिंग होगा जो आईपीसी में डिफाइन किया गया है। नाउ next thing is that is what a trial of offenses under IPC and other laws। तो जितने भी offenses हैं under IPC में उनकी जो investigation है, inquiry है, trial है and otherwise dealt with according to the provisions that is hereinafter contained। So all offenses under any other law, तो जितने भी offenses हैं किसी और law में उनकी investigation, inquiry या trial या otherwise dealt with according to the same provisions, सेम प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा, बट सब्जेक्ट टू एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर ऑफ प्लेस। अगर वहां पे कोई अलग से ठीक है स्पेशल एक्ट में या कोई अलग से प्रोविजन दिए तो उसके अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज अगर नहीं दी गई है तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा जो कि हमें सीआरपीसी में प्रोविजन दैट इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफेंसेस। So besides the high courts and the courts constituted under any other law, there shall be, हर स्टेट में जो है ये क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। So territorial division, this is defined in your section 7. This says that every state shall be a session division. हर स्टेट एक सेशन डिवीजन होगी एंड शेल कंसिस्ट ऑफ द सेशन डिवीजन। हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक सेपरेट सेशन डिवीजन होगी एंड डिस्ट्रिक्ट होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट को ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स को या नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसल्टेशन के बाद में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट, वो डिवाइड कर सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को इनटू सब डिविजन्स एंड ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स को या नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स को। So the state government may, after consultation with the High Court, divide any district into subdivisions and may alter the limits or the number of such subdivisions. जो सेशन डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड सब डिविजन्स हैं एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शेल बी डीम्ड टू बी हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। तो व्हाट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया? मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब क्या है? दिस इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 8। दिस मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, किसी भी स्टेट में दैट इज कि जिसकी पॉपुलेशन एक्सीड करती है 1 मिलियन, ठीक है, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन एक्सीड करती है 1 मिलियन तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर सकती है उस एरिया को टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ऐसे एरिया की को एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। बट जो रिडक्शन या ऑल्ट्रेशन है वो उतनी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी पॉपुलेशन जो है लेस देन 1 मिलियन हो। तो वही एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड करती है, अदरवाइज नॉट। तो कोर्ट ऑफ सेशन को कौन एस्टैब्लिश करता है एंड कौन इसके जजेस को अपॉइंट करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन को फॉर एवरी सेशन डिवीजन एंड एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शेल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय अ जज। हर कोर्ट ऑफ सेशन जो है उस पे जज प्रिजाइड, जिसको कि कौन अपॉइंट करेगा? जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। एंड हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। So session judge of one session division may be appointed by the High Court to be an additional session judge of another division। अगर ऑफिस जो है सेशन डिवीजन का खाली है
ठीक है, इफ द ऑफिस ऑफ द सेशन डिवीजन इज वेकेंट, तो हाई कोर्ट जो है अरेंजमेंट्स कर सकती है अर्जेंट एप्लीकेशन देके फॉर द अर्जेंट डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन दैट इज पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। ये एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज उसको जो है करे, ठीक है, अगर सेशन जज एब्सेंट है तो। अगर कोई एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं है देन कौन करेगा, सीजीएम। अगर कोई एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं है तो फिर कौन डील करेगा, उसके साथ सीजीएम डील करेगा। नेक्स्ट इज दैट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। तो जितने भी असिस्टेंट सेशन जज हैं वो सबॉर्डिनेट होंगे किसकी, सेशन जज की। ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज। जो सेशन जज है वो टाइम टू टाइम रूल्स बना सकता है, मे मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग सच असिस्टेंट सेशन जजेस। जो असिस्टेंट सेशन जज है वो भी प्रोविजन बना सकता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट, ठीक है। So in the event of his absence or inability act, so that can also make the provision. So कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को कौन एस्टैब्लिश करता है, कौन इसके जजेस को अपॉइंट करता है। सो हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो उसमें एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट नोटिफाई करेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगी। सो किसके कौन एस्टैब्लिश करता है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट। इनके जजेस को कौन अपॉइंट करता है, जो इनके जजेस होते हैं कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, उनको हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। सो दे आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज सीजीएम एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, हाई कोर्ट जो है अपॉइंट करती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को टू बी द सीजीएम। हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो किसी भी जेएमआईसी को जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट कर सकती है टू बी एडिशनल सीजीएम, एंड ऐसा जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्सरसाइज करेगा सारी एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द सीजीएम अंडर द कोड और अंडर एनी अदर लॉ जो कि हाई कोर्ट जो है उसको डायरेक्ट करेगी। तो सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सीजीएम, ठीक है, कंट्रोल किसका रहेगा, सीजीएम का। हर सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास उसके पास पावर्स हैं कि वो सुपरविजन या कंट्रोल कर सकता है किसके वर्क के ऊपर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के वर्क के ऊपर। तो सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सीजीएम, ठीक है, कौन देखेगा, दैट इज सीजीएम विल सी हैव द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। तो एक होता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो स्पेशल केसेस के लिए हायर किए जाते हैं। तो हाई कोर्ट को अगर रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो कन्फर कर सकती है किसी भी पर्सन के ऊपर जो पोस्ट को होल्ड करता है एनी ऑफ द स्पेशल पावर्स, ठीक है, दैट इज ऑन द किसके ऊपर, जेएमआईसी के ऊपर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के ऊपर, कि उन पर्टिकुलर केसेस के साथ या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के साथ डील करे इन एनी लोकल एरिया। बट ऐसी जो पावर कन्फर की है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन, जब तक कि उसके पास वो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं होता इन रिलेशन टू द लीगल अफेयर्स, जो कि हाई कोर्ट अपने रूल्स में स्पेसिफाई करता है। अगर ऐसे मैजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है तो दैट कैन बी अपॉइंटेड ओनली फॉर अ टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। हाई कोर्ट एम्पावर कर सकती है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि वो एक्सरसाइज करे पावर्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट इज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के कंट्रोल पे जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो टाइम टू टाइम डिफाइन कर सकता है लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया within which the magistrates appointed under section 11 or under section 30, provided that the court of special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the area for which this is established. Coordination of judicial magistrate is that every chief judicial magistrate, हर chief judicial magistrate जो है वो subordinate होगा किसके, session judge के। So every CGM will be subordinate to the session judge and हर other judicial magistrate वो किसके subordinate होगा, every other judicial magistrate subject to the general control of the session judge be subordinate to the CGM.
ठीक है, पहले सीजीएम आता है, ठीक है, अब पहले सेशन जज, फिर उसके बाद जो है सीजीएम, देन उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो लाइक वी हैव सीन जनरल मजिस्ट्रेट एक होते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट एक होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में जिसकी पॉपुलेशन एक्सीड करे 1 मिलियन। सो दिस सेज कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एस्टैब्लिश की जाएंगी एज मेनी कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, लाइक वी हैव सीन कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जैसे हमने पढ़ा, ऐसे ही हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में उतनी कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जाएंगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके स्पेसिफाई करती है, एंड इनके ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया वो अपॉइंट कर सकती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को टू बी अ सीजीएम, टू बी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया। एक होते हैं जैसे हमने पढ़ा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, एक होते हैं ऐसे ही स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे तो कन्फर कर सकती है किसी भी पर्सन के ऊपर ऑन दैट इज ऑन ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कि वो पर्टिकुलर केसेस के साथ डील करे। तो सेम चीजें हैं जो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पढ़ी, यहाँ पे भी, ठीक है, ही कैनॉट बी अपॉइंटेड फॉर नॉट मोर देन एक्सीडिंग 1 ईयर, एंड ऐसे पर्सन को तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक वो ऐसी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ना वो पोजेस कर ले इन रिलेशन टू द लीगल अफेयर्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सो लाइक वी हैव सीन कि सेशन जज, सीजीएम जो है सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा, एंड जो अदर जजेस हैं दैट विल बी सबऑर्डिनेट टू द सीजीएम सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सेशन जज। तो यही चीज है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में भी। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शेल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा, and every other metropolitan magistrate shall subject to the general control of the session judge be subordinate to the chief metropolitan magistrate। हाई कोर्ट जो है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोर्ट डिफाइन कर सकती है एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन को इफ एनी ऑफ द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सो नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एंड हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है as many persons as it thinks fit to be the executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अगर किसी रीजन की वजह से ऑफिस जो है डीएम का वेकेंट है, तो एनी ऑफिसर अगर कोई सक्सीड करता है टेम्परेरीली, ठीक है, टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो पेंडिंग द ऑर्डर्स वो सारी पावर्स एंड परफॉर्म करेगा ड्यूटीज जो कि एक डीएम करता है। तो नेक्स्ट इज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लाइक वी हैव सीन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऐसे ही एक होते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ पे अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट को क्या करती थी, रिक्वेस्ट करती थी, बट यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है जो कि उसको ठीक लगता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज या फिर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस। What is the local jurisdiction of executive magistrate? So subject to the control of the state government. स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से जो डीएम है वो टाइम टू टाइम डिफाइन कर सकता है लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं सारी और एनी ऑफ द पावर्स दैट मे बी इन्वेस्टेड अंडर दिस। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जो पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं सब डिवीजन में, वो क्या होंगे, दैट शैल आल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम जो है रूल्स बना सकता है या स्पेशल ऑर्डर्स दे सकते हैं दैट इज कंसिस्टेंट विद दिस कोड as to the distribution of the business among the executive magistrate। So PP, this is very important section 24। This says that for every high court, हर हाई कोर्ट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट से वो अपॉइंट कर सकती है पीपी को एंड ऑल्सो अपॉइंट कर सकती है वन और मोर एडिशनल पीपी को फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में।
तो हर हाई कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट को अपॉइंट कर सकती है पीपी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है वन और मोर पीपी फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है पीपी को एंड ऑल्सो अपॉइंट कर सकती है वन और मोर एडिशनल पीपी को डिस्ट्रिक्ट के लिए। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है दैट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज, डीएम कंसल्ट करने के बाद सेशन जज को प्रिपेयर कर सकता है अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन जो उसके ओपिनियन में फिट हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ पीपी और एडिशनल पीपी फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो कौन प्रिपेयर करेगा, ठीक है, लिस्ट कौन प्रिपेयर करेगा, डीएम। इसको कंसल्ट करने के बाद सेशन जज को कंसल्ट करने के बाद। तो व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस दैट इज रिक्वायर्ड for the appointment of a PP, additional PP or special PP. So a person shall be eligible to be appointed as a PP or additional PP अगर उसके पास प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होगा 7 साल से। 7 साल से कम का अगर एक्सपीरियंस है तो वो पीपी या एडिशनल पीपी नहीं हो सकता। जो स्पेशल पीपी है उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का। अगर 10 साल से कम है तो कोई स्पेशल पीपी नहीं हो सकता। तो दिस ऑल्सो सेज दैट कि कोर्ट परमिट कर सकती है विक्टिम को कि वो अपनी चॉइस का एडवोकेट भी एंगेज कर सकता है प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट पीपी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पीपी को प्रोसिक्यूशंस को कंडक्ट करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है एलिजिबल नहीं होगा टू बी अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट पीपी। No police officer shall be eligible to be appointed as a assistant PP. अगर कोई असिस्टेंट पीपी अवेलेबल नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस तो डीएम के पास पावर है कि डीएम अपॉइंट कर सकता है किसी और पर्सन को टू बी असिस्टेंट पीपी इन चार्ज ऑफ दैट केस। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो एलिजिबल नहीं होगा, वो असिस्टेंट पीपी नहीं हो सकता है। तो अगर असिस्टेंट पीपी अवेलेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर केस के लिए तो डीएम अपॉइंट कर सकता है किसी और पर्सन को टू बी असिस्टेंट पीपी इन चार्ज ऑफ दैट केस। दिस फर्दर सेज दैट अ पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा असिस्टेंट पीपी अगर उसने कोई भी पार्ट लिया है in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted. अगर उसका रैंक जो है दैट इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर सो वहां पे भी जो है दैट विल नॉट बी ऐसे पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा टू बी द असिस्टेंट। सेक्शन 25A डील्स विद डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो दिस सेज दैट स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंग्स फिट, जिसमें कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एंड डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। तो पर्सन शेल बी एलिजिबल, एक पर्सन एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और अ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। एक पर्सन एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अगर उसकी जो प्रैक्टिस है ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years and such appointment shall be made with the concurrence of the chief justice of the high court. तो वन पर्सन जो है एलिजिबल होगा, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए। एक तो उसके पास 10 साल का एक प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ऐसी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, दैट इज विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जो हेड है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का दैट शैल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड हर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सबऑर्डिनेट होगा किसके, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। एवरी पीपी, एडिशनल पीपी, स्पेशल पीपी जिनको कि सेक्शन 24 में अपॉइंट किया गया है वो केसेस कंडक्ट करेंगे हाई कोर्ट में, वो सबऑर्डिनेट होंगे किसके, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, ठीक है। दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो एवरी पीपी, एडिशनल पीपी, स्पेशल पीपी जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है सेक्शन 24 में केसेस को कंडक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एंड एवरी असिस्टेंट पीपी
ठीक है, जिसको अपॉइंट किया गया है वो किसके सबऑर्डिनेट होगा, वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो जो ये प्रोविजंस हैं सेक्शन 25 की, ये अप्लाई नहीं करेंगी टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ द कोर्ट दैट इज डेल्ट अंडर योर चैप्टर 3। तो कोई भी अगर ऑफेंस होता है आईपीसी में, उसको कौन ट्राई कर सकता है, दैट कैन बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर कोई और कोर्ट जिसके बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल, कि ये कोर्ट जो है उसको ट्राई करेगी, जिसको कि फर्स्ट उसमें शो किया गया दैट दिस इज ट्राइबल बाय दिस कोर्ट। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस जो सेक्शन 376 में है, हुआ है, कोई रेप केसेस हुए हैं, ठीक है, दैट शेल बी ट्राइड, वो कौन ट्राई करेगा, जितना प्रैक्टिकेबल हो सके, बाय अ कोर्ट दैट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय। अगर कोई ऑफेंस हुआ है किसी और लॉ, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ, अगर कोई कोर्ट मेंशन्ड है इस बिहाफ में इन सच लॉ, बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन, अगर ऐसी कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो उसको कौन ट्राई करेगा, दैट मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, या तो उसको हाई कोर्ट ट्राई करेगी, जब कोई और कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइड। जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल, तो कोई भी ऑफेंस दैट इज नॉट पनिशेबल विद डेथ, जो डेथ से पनिशेबल नहीं है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल नहीं है, if that is committed by anyone that is under the age of 16 years, ठीक है, who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years, that may be tried by the court of a CJM, उसको कौन ट्राई कर सकता है, CJM की कोर्ट, और by any other court, या फिर कोई भी अदर कोर्ट जो स्पेशली एम्पावर्ड है चिल्ड्रन एक्ट में, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द यूथफुल ऑफेंडर्स। तो जस्ट रिमेंबर द सेक्शन ऑल्सो दैट जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स को कौन ट्राई कर सकते हैं, सो कोई भी ऑफेंस जो डेथ से पनिशेबल नहीं है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल नहीं है, जिसको कि दैट इज कमिटेड बाय अ पर्सन जिसकी एज 16 साल से कम है, उसको ट्राई कर सकती है तो सीजीएम या फिर कोई और कोर्ट जो स्पेशली एम्पावर्ड है चिल्ड्रन एक्ट में या फिर किसी और लॉ में। तो हाई कोर्ट, सेशन जज, सीजीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सेंटेंसेस पास कर सकते हैं, ये हमें 29, 28 एंड 29 सेक्शन बताता है। तो दिस सेज एक हाई कोर्ट पास कर सकती है कोई भी सेंटेंस दैट इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं दैट इज ऑथोराइज्ड बाय द लॉ, बट अगर उन्होंने डेथ पेनल्टी दी है तो दैट इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, सो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन लेनी होगी। जो असिस्टेंट सेशन जज है वो कितनी सजा दे सकता है, वो 10 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता है, या डेथ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है दैट इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ डेथ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म दैट इज एक्सीडिंग 10 years। सेंटेंसेस विच द मैजिस्ट्रेट्स में पास, तो कोर्ट ऑफ सीजीएम में पास एनी सेंटेंस, जो कोर्ट ऑफ सीजीएम है वो कोई भी सेंटेंस को पास कर सकती है ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जो कि लॉ ने ऑथोराइज की है, एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म दैट इज एक्सीडिंग 7 years, तो 7 years से एक्सीड करती है, ठीक है, वो पास कर सकता है। अगर कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो क्या पास कर सकता है, वो या तो 3 साल की सजा, ठीक है, 3 साल से ज्यादा की वो सजा नहीं दे सकता है, और ना ही फाइन जो 10,000 रुपये से एक्सीड करता है, या दोनों। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो वो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है, एंड फाइन अगर वो 5,000 रुपये से ज्यादा एक्सीड करता है, या दोनों। तो 28, 29 सेक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, सेंटेंसेस जो हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस पास कर सकते हैं या फिर जो मजिस्ट्रेट पास करते हैं। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड एनी सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन दैट इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ, बट ऐसी जो टर्म है वो एक्सेस में नहीं होनी चाहिए जो भी मजिस्ट्रेट्स को पावर्स कन्फर की गई हैं सेक्शन 29, एंड ऐसी जो टर्म है जहां पे इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की गई है एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटैंटिव सेंटेंस,
वो एक्सीड नहीं कर सकती है 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट से, जो कि मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज देन एन इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो अवॉर्ड की जाती है इस सेक्शन के अंडर, वो एडिशन में हो सकती है टू बी द सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म जो कि अवॉर्डेबल। तो अगर कोई भी इम्प्रिजनमेंट इस सेक्शन में डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए दी गई है, वो एडिशन में हो सकती है जितनी भी मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है सेंटेंस देने की अंडर सेक्शन 29। तो अप टू सेक्शन 30 वी हैव रिवाइज्ड इन टूडेज लेक्चर। जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी उसमें हम फर्दर सेक्शंस जो है रिवाइज करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो। बिफोर आई एंड दिस लेक्चर लर्नर्स, mains test series for UP judiciary is going on. This is starting for the 5th of March. This is only available at 2999। ये सिर्फ 2999 पे अवेलेबल है। बाय यूजिंग दिस कोड आपको ये मिल जाएगी, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। फ्लैट 20% ऑफ इज गोइंग ऑन जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है, सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर इट एंड्स बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज वीबी लॉ। फ्री ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। दिस इज रैंकर्स को चांस मिलेगा 100% स्कॉलरशिप विन करने का 5th of March से। सो डू गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर ऑफ बैचेज आर स्टार्टिंग। तो ये बैच जो है 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है फॉर पंजाब जुडिशरी। दिस बैच जस्ट स्टार्टेड ऑन द 18th of Feb। दिस बैच इज स्टार्टिंग ऑन 23rd of Feb से ये स्टार्ट हो रहा है रैपिड रिवीजन बैच फॉर यूपी मेंस एग्जाम। So you can just prepare for judiciary and you can save your money today as ये offer जो है